तो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। टेस्ट नंबर है 49। टेस्ट 9 और 14। तो टेस्ट नंबर 49 डिस्कस करते हैं हम लोग। स्टार्ट। पैराग्राफ को छेड़ना नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, है ना। चलो शुरू करते हैं। पैराग्राफ को छेड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, मुमकिन है भाई, मुमकिन है। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ही आएगा, पता है। 49 में पैराग्राफ आना है, पैराग्राफ को हम लोग छोड़ते हैं, पैराग्राफ को हमने छोड़ा, क्वेश्चन की तरफ आए। द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इन 2 पीरियड्स। अब स्टोन एज को कितने पीरियड में बांटा गया था? ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, मुझे लगता है कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 3 या 5, 3 या 5, दो में से कोई एक तो होना ही चाहिए। अब पता नहीं, पढ़ के देखेंगे अभी हम लोग। वैसे 3 या 5 में से कुछ ऐसा स्टोन एज को 3 में बांटा गया था, जो हिस्ट्री में आपने 9 10th में पढ़ी होगी। तो उसके हिसाब से तो आंसर मेरे ख्याल से 3 हो जाना चाहिए। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि पाषाण युग को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, पैराग्राफ में चल के देख लेंगे कंफर्म करने के लिए। व्हाट डेवलप्ड फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड, कि पैलियोलिथिक पीरियड जो था उसमें सबसे पहले क्या बना? द बो एंड और एरो। ये तो मुझे लगता है हिस्ट्री जिसने पढ़ रखा है ऐसे ही बना देगा। पॉटरी, द फर्स्ट हैचेट, द फिश, कि बंसी का कांटा बना था, फर्स्ट हैचेट पतवार वगैरह बनाया था, पोट्री मिट्टी के बर्तन बने थे, या बो एंड एरो क्या बना था? सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले क्या बना था? याद कीजिए क्या बना था। कि पोट्री की बात हुई थी या फिर बो एंड एरो किसकी बात हुई थी? पोट्री, बो एंड एरो, क्या याद कीजिए, देखिए याद आए तो। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट, कि मेथोलिथिक एज जो था वो कितने साल, 2000 साल चला था, 3000 साल चला था, 4000 साल चला था, 5000, याद आ रहा है कुछ? 2000 साल कुछ, या 3000 साल। ये तो हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री का पूरा याद होता, हिस्ट्री पढ़ के गया था वो पूरा बना के आ जाता बिना कुछ देखे। विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, कि सबसे ज़्यादा पीरियड कौन सा चला? पैलियोलिथिक, आइस एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सबसे लंबा पीरियड किसका रहा? जाहिर सी बात है पैलियोलिथिक का ही रहा होगा। तो इसका तो चारों क्वेश्चन अगर आप ठीक से देखें तो चारों बन जाने वाला क्वेश्चन था, चारों ही बनने वाले क्वेश्चन थे, वो भी बिना पैराग्राफ के। लेकिन एक बार कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो हिस्ट्री के होंगे नहीं, और नहीं 9 10th में तो सब में, 9 10th की अगर हम बात करें तो 9 10th में तो सारे बोर्ड में, सारे एग्जाम में आपको 9 10th में ये आते हैं, सब जगह आते हैं हिस्ट्री। तो 9 10th में तो ये हिस्ट्री सबको पढ़ा होना चाहिए। तो हम लोग तो चलो कि 15 20 साल 25 साल हो गए तो भूल भी गए, आपका तो हिस्ट्री अभी नया होना चाहिए, 2 4 साल पहले ही पढ़ा होगा, तो सब याद होना चाहिए, ऐसे ही बन जाना चाहिए। फिर भी चलो एक पैराग्राफ में चलते हैं। क्या कह रहा है कि स्टोन एज वॉज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच बिगेन इन अप्रॉक्सीमेट 2 बिलियन बिफोर क्राइस्ट, 2 बिलियन मिलियन बिफोर, 20 लाख साल पहले, एंड लास्टेड अंटिल 3000 बिफोर क्राइस्ट, और 3000 बिफोर क्राइस्ट तक ये चला। इट्स नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोन टूल्स, ये जो स्टोन टूल्स पत्थर के औजार होते थे उससे ये नेम लिया गया, एंड वेपन्स दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, जो मॉडर्न साइंटिस्ट को मिला है। दिस पीरियड वॉज डिवाइड इनटू द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस, कि इसको पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में और नियोलिथिक एज 3 पार्ट में बांटा गया। 3, द पीरियड वॉज डिवाइड इनटू पैलियोलिथिक, 3 हो, तो पहला का आंसर मिल गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड 2 मिलियन टू 8000 मिलियन, तो फर्स्ट पीरियड जो था इसका मतलब पैलियोलिथिक, यही सबसे लंबा भी हो गया। देखिए सारा आंसर मिल गया, मैं भी यही कह रहा था, आपको 3 ही कह रहा था। द फर्स्ट हैचेट एंड द यूज ऑफ फायर फॉर हिटिंग एंड कुकिंग वर डेवलप्ड, कि सबसे पहले द फर्स्ट हैचेट एंड
the use of fire for heating and cooking were developed. As a result of the ice age, which evolved about 1 million years in the Paleolithic age, people were forced to seek shelter in caves, wear clothing, and develop new tools. During the Mesolithic age, 8000 to 6000 before Christ, people made crude poetry and the first. ड्यूरिंग मेसोलिथिक में तो क्रूड पोइट्री तो मेसोलिथिक हो गया, एंड फर्स्ट फिश हुक्स ये सब आया था मेसोलिथिक एज में, तो इसका मतलब क्रूड पोइट्री और फर्स्ट फिश हुक तो टूक गया. टुक डॉग्स फॉर हंटिंग एंड डेवलप्ड ए बो एंड, और ये सारा का सारा क्या है मेसोलिथिक एज में आ गया, विच वॉज यूज अंटिल द 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी तक यूज हो रहा था. न्यूलिथिक एज 6000 to 3000 बिफोर क्राइस्ट सॉ ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, गॉड्स, पिग्स, कैटल, इन सबको डोमेस्टिकेट किया, बिकमिंग लेस नोमैडिक. नोमैडिक का मतलब क्या होता है, यायावर, घूमने वाला, घुमंतु, कि घुमंतु कम हो गया, घुमंतु कम हो गया, नोमैडिक कम हो गया, बंजारा कम हो गया. देन इन प्रीवियस एजेस इस्टेब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट्स एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स, कि परमानेंट सेटलमेंट बनाने और गवर्नमेंट सरकार भी बनाने लगा. द स्टोन एज वाज डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स. जवाब तो पहले भी हम लोग ढूंढ ही लिया था, 3 पहले भी था हम लोग के पास ढूंढा हुआ. द बो एंड और ऑफ पोइट्री, ये तो कट गया, ये तो सब क्या था मेसोलिथिक में था, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो फिर क्या फर्स्ट यही ऑप्शन बचा. तो ये तीनों चीज़ें क्या थी, ये तीनों मेसोलिथिक में था, बो, पोइट्री और फर्स्ट फिजुक मेसोलिथिक में था. नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट, कितने साल चला, हाउ मेनी ईयर्स चला, कितने साल चला था. तो अराउंड मुझे लगता है 5000. एक बार आते हैं मेसोलिथिक एज में, कैलकुलेट करना पड़ेगा. मेसोलिथिक एज 8000 से 6000 बिफोर क्राइस्ट, 2000 साल, 8000 to 6000, तो 2000 साल हुआ, माइनस करेंगे तो क्या होगा 2000 ईयर. मैं भी यही कह रहा था आपको 2 या 3, तो 2000 ईयर. अगर हिस्ट्री याद होता तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बन जाना था. और विच पीरियड लास्ट लॉन्गेस्ट, तो पैलेलिथिक एज था, सबसे लंबा चला, पैलेलिथिक सबसे लंबा. तो सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया. वैसे ये पैराग्राफ नहीं पढ़ते तो हिस्ट्री का पैराग्राफ था, हिस्ट्री जिसने पढ़ रखा तो वैसे ही बना देता, सारे क्वेश्चन बना देता है ना, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट सारे बना देते. तो आई हैव रेड टैगोर्स पोएम्स, हु इज ए ग्रेट पोएट, नो एरर. आई हैव रेड टैगोर्स पोएम, हु इज अ ग्रेट पोएट. अब देखिए हु के पहले क्या है, पोएम आ गया, तो पोएम तो ग्रेट पोएट नहीं हो सकता है. पोएट तो कौन थे, टैगोर थे, तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा आई रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर. ई भी होना चाहिए, टैगोर, ई के बाद एपोस्ट्रोफी होना चाहिए था. तो आई हैव रेड टैगोर्स पोएम हु इज अ ग्रेट पोएट. तो बात हो रही थी टैगोर की, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा सीधा करके, आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर. अब टैगोर के साथ आ गया हु, तो ठीक है, तो हु इज अ ग्रेट पोएट, आई रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर हु इज अ ग्रेट पोएट. ठीक है. नेक्स्ट, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM. जो ब्रीफिंग है 2 PM से 3 PM के बीच होगी. ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM. क्या होना चाहिए बताओ, ब्रीफिंग 2 PM से 3 PM के बीच होगा. क्या होना चाहिए, ये प्रिपोजिशन में करवा रखा था, बोला था इससे बार बार क्वेश्चन आएगा, बोल भी रखा है, बता भी रखा है, और प्रिपोजिशन में करवा भी रखा है. तो क्या होना चाहिए था, बिटवीन 2, तो बिटवीन के साथ जो पेयर है वो क्या है, एंड का. बिटवीन के साथ जो पेयर है वो किसका है, एंड. बिटवीन 2 एंड, बिटवीन 2 एंड. द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 3 PM. 2 PM और 3 PM के बीच में होगा, बिटवीन के साथ एंड. प्रीपोजिशन में करवा रखा, याद है ना. डायरेक्ट क्वेश्चन आना है, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है पिछले सेट में भी था. द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग. तो ये तो फिर कंजंक्शन का क्वेश्चन है. कंजंक्शन में आपने क्या पढ़ा, the reason
वाई के साथ क्या करते हैं, दैट लगाते हैं, द रीजन वाई के साथ दैट। तो ये बिकॉज की जगह क्या होना चाहिए, दैट, बिकॉज की जगह दैट। चूज द अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। शेड्यूलस, अपोजिट ढूंढना है। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, अपवित्र। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या है, अपवित्र। आइडल का मतलब क्या है, लेजी। आइडल का मतलब क्या है, लेजी। और फास्टर का मतलब तो आपको पता ही है। तो फास्टर का मतलब क्या हो, ज़्यादा तेज हो गया। तो शेड्यूलस का मतलब क्या होता है, शेड्यूलस, अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना। अब फ्ले का होता है किसी चीज़ को, नियम कानून को वगैरह उल्लंघन कर देना, कुछ तोड़ देना, फ्ले ओपन खुलेआम। तो शेड्यूलस, क्या करें, आइडल हो, कंटेमिनेटेड हो गया अपवित्र, आइडल हो गया आलसी। शेड्यूलस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो शेड्यूलस का मीनिंग होता है डिलीजेंट या लेबोरियस। तो फिर अपोजिट ढूंढना था, तो क्या हो जाएगा, आइडल। शेड्यूलस का मतलब हो गया डिलीजेंट, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। तो अपोजिट क्या होगा, आइडल, आलसी, है ना। नेक्स्ट, सबसर्विएंट। स्पेलिंग करेक्शन में ये वर्ड भी काफी पूछता है, सबसर्विएंट। सबसर्विएंट ढूंढना क्या है, सिनोनिम्स। सबसर्विएंट और ढूंढना है सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। ढूंढिए सबसर्विएंट। तो सबसे पहले तो आपको सबसर्विएंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसर्विएंट का मतलब क्या, और सारे वर्ड मैं ही बता दूंगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या, दिवालिया। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। अपहोल्ड का मतलब है बनाए रखना। परजुरी, परजरी का मतलब क्या है, झूठी गवाही। परजरी का मतलब है झूठी गवाही। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, सच। वेरासिटी का मतलब क्या है, सच। तो फिर इसका सिनोनिम्स क्या हो, तो सबसर्विएंट का सबसे पहले मीनिंग पता चलेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो सबसर्विएंट के मीनिंग पता चले तो बनना ही नहीं है। तो क्या करे, तो सर्विस सबसर्विएंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए सहायक, आज्ञाकारी, जी हुजूरी, इसको कह सकते हैं कि आज्ञा, एकदम किसी की बात मानते रहना, मानते रहना, मानते रहना। अब इसमें जो वर्ड लिख रखा है, अगर हम इसकी बात करें, जो भी वर्ड इसमें यूज कर रखा है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं जो इसके मीनिंग के आसपास हो। क्योंकि सबसर्विएंट का मतलब क्या, सहायक, किसी की मदद करने वाला, जी हजूरी करने, हाँ में हाँ मिलाने वाला। के ढूंढना क्या, सिनोनिम्स। इंसोलेंट का मतलब हो जाता है ढीठ, बेशर्म। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ। परजुरी का मतलब होता है झूठी गवाही। और अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। तो फिर सबसर्विएंट का मतलब चूंकि सहायक हो सकता है, किसी चीज की सहायता देना हो सकता है, तो इसके हिसाब से हम फिर क्या बना सकते हैं, अपहोल्ड। डायरेक्ट मीनिंग किसी में नहीं यार, सर्विसेंट मतलब सहायक है, मददगार है, किसी को मदद कर रहा है, किसी को हेल्प दे रहा है।
तो फिर इसके हिसाब से अपहोल्ड हो सकता है, मीनिंग के हिसाब से। नहीं तो परजरी हो गया झूठ बोलना, इंसोलेंट हो गया ढीठ, बेईमान, रूखा, बेशर्म, बेहया टाइप का, अपमान करने वाला किसी का। अब वेरासिटी का मतलब हो गया सच्चाई। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड कौन है, ढूंढिए। थ्रोन, इवोल्यूशन, कमीशन। मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? थ्रोन, THRON, थ्रोन है क्या मिस स्पेल्ड वर्ड? तो मुझे तो नहीं लग रहा, आप ढूंढिए, मुझे तो पता नहीं चल रहा भाई। तो मेरे समझ से परे वाला क्वेश्चन आ गया। क्या थ्रोन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है? कॉन्फ्रेंस भी ठीक है, कमीशन भी ठीक है, COMMISSN। इवोल्यूशन ये कोई वर्ड ही नहीं है, या तो इवोल्यूशन होगा, TION होगा, इवोल्यूशन विस्तार। तो गलती किस में है? मिस स्पेल्ड वर्ड यही है। दैट ब्रेक्स इजीली, जो आसानी से टूट जाए। जो आसानी से टूट जाए। क्लमजी, क्लमजी का मतलब क्या था? बेतुका, बेढंगा, ऑकवर्ड। वीक, वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। और ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर। भंगूर कहने का मतलब क्या है? भंगूर कहने का मतलब क्या? जो आसानी से टूट जाए। भंगूर कहने का मतलब आसानी से। और टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब होता है आलसी, सुस्त, कम दिमाग चलने वाला, इसकी बुद्धि मंद बुद्धि टाइप का, जो बहुत कम दिमाग इसका चलता है, बहुत कम बुद्धि चलती है, उसको कहते हैं टॉर्पिड। आलसी, सुस्त, मंद बुद्धि वाला। तो दैट ब्रेक्स इजीली, जो आसानी से टूट जाए, वो क्या होता है? ब्रिटल, भंगूर। ए टॉल ऑर्डर, ए टॉल ऑर्डर ईडियम है, इसका मीनिंग बताना टॉल ऑर्डर का। टू कैच अ डेंजरस पर्सन, मुश्किल आदमी को पकड़ लेना, खतरनाक को। ए टॉल पर्सन, एक लंबा आदमी। अ डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल टास्क। टू लाइन केयरफुली एंड कॉशियसली, कि कतार या पंक्ति जो ध्यान से, सावधानी से कतार पंक्ति बनाना। तो लाइन कॉशियसली और केयरफुली। क्या होगा? तो टॉल ऑर्डर का मतलब होता है मुश्किल काम। टॉल ऑर्डर का क्या मतलब होता है? मुश्किल काम। टॉल ऑर्डर, मुश्किल काम। तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम। He asked me, have you finished reading the magazine? उसने मुझसे पूछा कि तुमने क्या फिनिश कर लिया? He asked me। सारे में asked me है, चलो अच्छी बात है। अब है if और weather होना चाहिए, तो weather है, if है, ठीक है। if, अब इसमें होना क्या चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। देखिए हेल्पिंग वर्ब किसमें के सब्जेक्ट के पहले है? इसमें सब्जेक्ट के पहले है। हैड क्या है? पहले आ गया ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आता है, इसमें पहले आ गया, तो एकदम गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। इसमें टेंस ही नहीं चेंज किया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी टेंस चेंज नहीं किया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही टेंस का मतलब पहला ही ऑप्शन था। पहले हम लोग तो ऑप्शन ही चुन लेते हैं, गलत गलत कौन सा है, गलत गलत चुन लिया, उसके बाद सही अपने आप पता चल जाता है। गलत गलत चुन लेने के बाद सही अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया था, इसमें टेंस चेंज नहीं किया, इसमें टेंस गलत चेंज किया, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में आ गया है, तो बात खत्म हो गई। टेंस, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब नरेशन आप बना रहे होते हैं तो नरेशन में टेंस चेंज को देखिए, कनेक्टर को देखिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेसमेंट को देखिए, अपने आप पता चल जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया उसको देखिए। 4 चीज़ देखना है, एक ना एक चीज़ कहीं बात पकड़ी जाएगी। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, द स्टॉर्म डिड मच है कि तूफान ने बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया। डिड, तो डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले देखिए पास्ट इंडेफिनिट, इसमें डन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं किया,
तो बिना हेल्पिंग वर्ब का तो पैसिव बन ही नहीं सकता। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं है, ये भी खत्म हो गया। द डैमेज डिड द, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड तो है लेकिन V3 है ही नहीं कहीं, तो देखो बिना हेल्पिंग वर्ब और बिना V3 के तो पैसिव हो ही नहीं सकता है। पैसिव होने के लिए दो चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी है, कि एक हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, होना ही है, हो ही, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बात ही नहीं बनेगी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है तो पैसिव वॉइस हो नहीं सकता। तीन तीन ऑप्शन में ये दोनों है ही नहीं, कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। अब तीन ऑप्शन जब गलत ही तो एक ही तो बचा, तो फिर क्या है, ये तीन ऑप्शन जब गलत ही है एक ही बचा तो डी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कि जो वर्ड्स नीचे दिए गए उनसे फिल कीजिए इसको भाई। द 4 बॉयज वर फॉन्ड ऑफ, अब 4 बॉयज है, 4 बॉयज है, तो 4 बॉयज की जब बात हुई थी प्रोनाउन में बताया था कि दो हो तो क्या हो, दो से अधिक क्या हो तो क्या, ईच अदर, वन अनदर, याद आ गया। तो क्या होना चाहिए, द 4 बॉयज वर फॉन्ड ऑफ वन अनदर, 4 बॉयज है तो क्या होना चाहिए, वन अनदर, कि दो से अधिक जहां हमने याद किया तो वन अनदर। हालांकि कुछ ग्रामर की बुक इसमें ऐसा भी है कि अगर फिक्स नंबर बताता तो कहता है ईच अदर का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे भी ग्रामर है, ऐसे भी ग्रामर के बुक है जहां 4 की बात अगर करता है तो ईच अदर का इस्तेमाल भी करने के लिए कहता है। और अभी लाइट चली गई है इसलिए आप लोग को आवाज़ जो है आ रही होगी, पिक्चर नहीं दिख रहा होगा, तो जो 2-4 क्वेश्चन बचा है इसको बाद में मैं शूट कर दूंगा। ओके, ठीक है। तुरंत गया, 10 सेकंड में ही आ गया। तो मैं ये कह रहा था कुछ ग्रामर के बुक ने क्या किया है कि ये बताया कि अगर फिक्स्ड नंबर हो तो उसमें ईच अदर का इस्तेमाल करना, कुछ ग्रामर के बुक ने ऐसा किया है, कहा है, और वो भी अच्छी ग्रामर की बुक है। लेकिन जनरली यही ट्रेडिशन है कि अगर दो से अधिक है तो वन अदर का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैं इसको वन अदर कह रहा हूँ। जनरली ट्रेडिशन यही है कि दो से अधिक है तो उसमें वन अदर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इससे आगे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है भाई, इससे आगे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, सेव्ड फाइल जाओ, जहाँ से क्लास कट गई होगी ना, तो 18 क्वेश्चन रहेगा, तो 18 क्वेश्चन ही सेव हुआ, जो क्वेश्चन आया नहीं वो सेव ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, लाइट चली गई थी ना, तो ये सब दिक्कत होती है।
टेक्निकल देखे कितना ये समझदार है कि 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, 15 क्वेश्चन तक ये सेव रह गया, आगे जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया वो आया नहीं, अब आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर बनर्जी बिकम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 95। प्रिंसिपल नाउन क्या है? नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन के सीरीज के पहले क्या बताया था? द आर्टिकल चैप्टर में जाके देखिए तो क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ नाउन प्रीपोजिशन नाउन का सीरीज चलता है तो फर्स्ट नाउन के पहले द, तो द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। नेक्स्ट, अ मैन हु इज फिल्ड, प्रीपोजिशन की बात है, फिल्ड विथ वंडर, फिल्ड बाय वंडर, फिल इन वंडर, ओपन्स हिज आईज वेरी वाइड, कि जो आंखें, जिसको आश्चर्य होता है अपनी आंखें क्या करता है? बहुत ज़्यादा खोलता है। तो क्या प्रीपोजिशन होगा? बताइए फटाफट, क्या प्रीपोजिशन होना चाहिए? तो फिल्ड, किसी चीज़ से भरते हैं, जिस चीज़ से किसी चीज़ को भरते हैं वहाँ क्या होना चाहिए? विथ। तो किसी चीज़ से भर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? विथ। तो फिल्ड विथ, अ मैन हु इज फिल्ड विथ वंडर। ही इज एनवियस, ही इज एनवियस my achievements, envious to, envious for, envious of, envious in। तो ये तो कई बार पूछा हुआ है, envious envious कई बार पूछा है, ढेर सारी बार पूछ रखा है, तो बता ही देंगे आप envious। तो envious का क्या? ईर्ष्यालु, किसी से ईर्ष्या होना, जलन होना। तो envious का प्रीपोजिशन क्या है? envious of। envious का प्रीपोजिशन क्या है? envious of। he is envious of my achievements, envious of my achievements। सेंटेंस पढ़ना है और पता करना है विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशंस करेक्ट, इसमें से अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है? इज नॉट विनिंग, इज नॉट विनिंग है, इससे तो शुरू हो नहीं सकता, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी पी फर्स्ट पार्ट होगा नहीं। पी फर्स्ट पार्ट किसमें? इसमें, ये तो हुआ नहीं। द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें नाउन है, तो पी क्यू से शुरू हो सकता है। क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? ये तो देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग, क्यू के बाद पी, इस देखिए इसमें है, ठीक है, बन रहा सब्जेक्ट वर्ब आ गया, तो क्यू के बाद पी भी ठीक है। फिर आर क्या करा? बट टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, बोल ये भी हो गया, यही बन गया, और किसी में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आसानी सब्जेक्ट वर्ब का ख्याल रखेंगे, अपने आप बन जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। वर्ब से नॉर्मली सेंटेंस शुरू नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछता नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो मार्क ऑफ रिडक्शन होगा, तो वर्ब को सेकंड पार्ट में रख दीजिए, सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, या जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है उसको पहले ढूंढ लीजिए कौन है। सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लिया, कहानी खत्म है। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ इन डेंजर? इन डेंजर का नाउन फॉर्म क्या है? तो इन डेंजरस तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये तो ऐसे खत्म गया। इन डेमगर, ये तो ऐसा ही वर्ड बना दी तो मिस स्पेल्ड हो गया, डेंजर ही लिखना था कि सेम वर्ड आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। डेंजरस एडजेक्टिव है तो ये भी नहीं है। तो डेंजर नाउन है जो, जिसका वर्ब इन डेंजर होता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड नाउन है, इसका अगर वर्ब बनाना तो क्या होता है? बी फ्रेंड, दोस्ती करना, बी लगा देते हैं तो बी फ्रेंड, दोस्ती करना वर्ब हो जाता है। इस तरह से डेंजर है तो डेंजर वर्ब है, तो इसको अगर हम नाउन है, इसको अगर हम वर्ब बना दें तो क्या लिखते हैं? इन डेंजर, खतरे में डालना। इससे पावर वर्ड है, ये नाउन है, और इसमें हम लगाते हैं इम पावर, तो क्या हो जाता है? ताकत देना। तो पावर में इम लगा दिया तो इम पावर। अब कहेगा इम पावर का नाउन बनाओ, तो इम पावर का नाउन क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। इम पावर का नाउन पावर हो जाएगा। तो इसी तरह से डेंजर का वर्ब बनाया गया इन डेंजर, तो ई एन हटा देंगे तो नाउन वापस बन जाएगा, जो एक्स्ट्रा लगाया वो हटा देंगे तो नाउन बन जाएगा। इन डेंजर का मतलब हो गया खतरे में डालना। और इम्पैक्ट एकेडमी तो हमेशा आपके साथ है ही और रहेगा ही, कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हर कदम पे आपके साथ इम्पैक्ट एकेडमी रहेगा, है, और कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत कांटेक्ट करना है, तुरंत अपने डाउट को शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।